प्यारे छात्रों, कल आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं के विषय में बताया था और हेलो एल्केन्स की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं मैंने बताई थीं, उनमें जलीय NaOH या KOH के साथ क्रिया बताई थी, जल के साथ क्रिया बताई थी, एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन के साथ में क्रिया बताई थी। इसके अलावा पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड के साथ में क्रिया बताई थी और उसमें मैंने बताया भी था कि साइनाइड एक ऐसा एम्बिडेंट लिगेंड है। एम्बिडेंट का मतलब जो दोनों साइड से जुड़ सकता है, कार्बन वाली साइड से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन वाली साइड से भी जुड़ सकता है। कहाँ वो कार्बन वाली साइड से जुड़ेगा और कहाँ वो नाइट्रोजन वाली साइड से जुड़ेगा, ये मैंने बताया था कि पोटेशियम साइनाइड आयनिक यौगिक है, इसलिए जब उससे क्रिया कराते हैं तो वो कार्बन वाली साइड से जुड़ता है और साइनाइड मिलते हैं हमको, एल्काइल साइनाइड। जबकि AgCN एक सहसंयोजक यौगिक है, जब उससे क्रिया कराते हैं तो वो नाइट्रोजन वाली साइड से जुड़ता है और आइसोसाइनाइड बनता है। दी सेम वैसे ही KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्रियाएं थीं। जब KNO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो नाइट्राइट बनता है सीधा सीधा, और AgNO2 के साथ में जब क्रिया कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन बनता है, क्योंकि वो भी एक एम्बिडेंट लिगेंड है। अब बात आती है कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं थीं, ये दो प्रकार की थीं। इनकी क्रियाविधि को अगर हम समझें तो पहले तो ये प्रकार समझ लें कि किस प्रकार से हम लिखते हैं इनको, दोनों प्रकारों को। एक को हम कह रहे हैं SN2, ये लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप, SN2। S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन और ये जो N लगा हुआ है इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब है सेकंड मॉलिक्यूलरिटी या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अर्थात द्वितीय कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, इसको पढ़ते हैं हम यहाँ से पीछे से। पहले बोलेंगे 2 को द्वितीय कोटि की, फिर बोलेंगे N को नाभिक स्नेही, फिर बोलेंगे S को प्रतिस्थापन क्रिया, यानी द्वितीय कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। इसमें विशेष रूप से जो एल्काइल हैलाइड है उसकी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या जल के साथ में जो क्रिया हो रही थी वो क्रिया है। ये एल्काइल हैलाइड यहाँ दिखाया है। इस एल्काइल हैलाइड पर जब OH आयन टकराया तो OH आयन ने यहाँ से इस पर टक्कर दी और टक्कर देने के बाद ये OH आयन एक बॉन्ड के साथ में जुड़ा, अस्थायी बंध के साथ में, और ये पीछे से जब जुड़ा तो क्लोराइड आयन इधर से निकल गया, ये क्लोराइड आयन निकल गया। तो इसमें अगर आप देखें तो इस वाली क्रिया में, नाभिक स्नेही द्विअणुक प्रतिस्थापन क्रिया में, आक्रमणकारी नाभिक रागी एल्काइल हैलाइड से जब क्रिया करता है तो जो कार्बन और हैलोजन के बीच का बंध है वो तोड़ता है और साथ ही एक नया कार्बन और OH के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और ये दोनों क्रियाएं एक साथ एक ही पद में कंप्लीट हो जाती हैं, यानी कोई भी इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता। मानी चूंकि क्रिया में 2 अणु एक साथ भाग ले रहे हैं, इसलिए ये द्वितीय कोटि की क्रिया है, और जो आक्रमण के लिए उपलब्ध कार्बन परमाणु होता है उसका विन्यास
बदल जाता है। विन्यास बदलने का मतलब कि अगर यहाँ देखें तो क्लोरीन इधर जुड़ा हुआ था इसमें, लेकिन जब बनने वाली चीज़ बनी तो उसमें OH इधर जुड़ा हुआ है। इसमें टूवर्ड्स द राइट साइड Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ ये जुड़ा हुआ है Cl, तो यहीं OH जुड़ना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि OH वहाँ ना जुड़ करके इसमें लेफ्ट साइड में OH जुड़ा है पीछे की साइड से, और Cl आगे को निकल गया। तो ये इस प्रकार से क्रिया होती है। इसमें प्रतीपन हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। अब बात आती है कि जो एल्काइल हैलाइड हैं उसमें कौन ज़्यादा जल्दी SN2 रिएक्शन देगा। तो एक बात ये समझ लें कि जिसमें जितने कम एल्काइल समूह प्रेजेंट होंगे वो उतनी ही आसानी से SN2 रिएक्शन देगा। यानी CH3Cl में जो कार्बन है, कार्बन और हैलोजन के बीच में जहाँ बंध है, उस कार्बन परमाणु को देखें तो वो किसी भी एल्काइल समूह से नहीं जुड़ा होता, वो 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो वो सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन शो करेगा। इसके बाद अन्य दूसरे प्राथमिक हैलाइड हैं, वो आसानी से SN2 रिएक्शन को शो करेंगे। फिर द्वितीयक हैलाइड आ जाएंगे, क्योंकि द्वितीयक हैलाइड में एक एल्काइल समूह ना होकर के वहाँ 2 एल्काइल समूह होंगे, तो द्वितीयक हैलाइड आ जाएंगे। फिर तृतीयक हैलाइड आ जाएंगे। यानी इनकी क्रियाशीलता का जो क्रम होगा वो CH3Cl इज ग्रेटर देन प्राइमरी हैलाइड, इज ग्रेटर देन सेकेंडरी हैलाइड और इज ग्रेटर देन टर्सरी हैलाइड। ये इसकी क्रियाशीलता का क्रम होगा। अब दूसरे प्रकार की एक क्रिया आती है जिसको हमने SN1 रिएक्शन कहा है। SN1 रिएक्शन सामान्य रूप से जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें संपन्न होती हैं। पोलर प्रोटिक से मतलब है कि जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन भी हो, और हाइड्रोजन आयन होगा तो डेफिनेट बात है कि H आयन पॉजिटिव है तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा, जैसे जल है, एल्कोहल है, इनमें सब में। इनमें टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन की बीच में क्रिया विशेष है। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का ये फार्मूला इन्होंने शो किया है। इसको अगर देखें तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल को CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और इस कार्बन से ये Br जुड़ा हुआ है। इसकी हाइड्रोक्सिल आयन से जब रिएक्शन हुई तो देख रहे हैं आप कि इसमें ये Br हटा और OH वहाँ जुड़ गया। तो ये क्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में ये देख रहे होंगे, पहला पद है ये जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, इस टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के जो सेंट्रल कार्बन एटम था वहाँ से 2 हिस्से हुए, 2 प्रकार के आयन बने, एक कार्बोकैटायन और दूसरा ये ब्रोमाइड आयन। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोकैटायन उसके जो OH मानी नेगेटिव वाला हिस्सा है, उस नेगेटिव वाले हिस्से से ये पॉजिटिव वाला हिस्सा यहाँ जुड़ जाएगा। ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा CH3 के होल थ्राइस COH। पहला जो चरण है जिसमें ये आयन बन रहे हैं, जिसमें हैलोजन परमाणु और
उस कार्बन के बीच, जिसके बीच में वो हैलोजन परमाणु रखा हुआ है, उन दोनों के बीच में बना हुआ बंध टूटता है, तो वो जो क्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है और सबसे धीमा पद होता है। ये धीमे पद को हम वेग निर्धारक पद कहते हैं और वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम कोटि कहते हैं। तो चूंकि इस क्रिया में ये पद धीमा है और इस पद में केवल एक अणु भाग ले रहा है, हेलो एल्केन का, इसलिए ये क्रिया SN1 प्रकार की क्रिया है। अब अगली चीज देखते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट देखने हैं हमें। जो SNO2 रिएक्शन थी उसमें स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन हो रहा था, जबकि जो SN1 रिएक्शन थी उसमें रेसिमाइजेशन हो रहा था। इन क्रियाओं की स्टीरियो केमिस्ट्री समझने के लिए हमें स्टीरियो केमिस्ट्री के कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। उनमें पहली चीज़ है समतल ध्रुवित प्रकाश और ध्रुवण घूर्णकता। इसमें हम ये मानते हैं कि जो सामान्य प्रकाश है उसका संचरण वायुमंडल में उपस्थित काल्पनिक ईथर कणों की कंपन गति द्वारा होता है, क्योंकि प्रकाश एक, पढ़ा है आपने, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तरंग कंपन का आगे बढ़ना, उसी को तरंग कह देते हैं। तो इसमें कंपन हो रहे होंगे प्रकाश के कणों में, और वो कंपन हम ये मानते हैं कि प्रकाश के कणों के जो कंपन होते हैं वो संचरण दिशा के लंबवत सभी तलों में होते रहते हैं सामान्य प्रकाश में। जब इस प्रकाश को निकोल प्रिज्म से, एक विशेष प्रकार का प्रिज्म है निकोल प्रिज्म, उससे गुजारा जाता है तो ये सभी कंपन किसी एक दिशा में होने लगते हैं। और जब ये जो प्रकाश प्राप्त होता है जिसमें सभी कंपन एक दिशा में होते हैं, ऐसे प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। यानी समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन केवल एक ही तल में होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इस टाइप के हैं जिनसे जब ये समतल ध्रुवित प्रकाश होकर के गुजारा जाता है तो वे यौगिक इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी एक डेफिनिट एंगल से घुमा देते हैं। या तो वो बाईं तरफ घुमा देते हैं या वो दाईं तरफ घुमा देते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक डेफिनिट एंगल तक घुमाने की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को हम ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक डेफिनिट एंगल पर घुमा देते हैं, उन पदार्थों को हम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। अब बात आती है कि ये ध्रुवण घूर्णकता जो है वो किसके कारण उत्पन्न होती है, यानी ध्रुवण घूर्णकता का कारण क्या है। ध्रुवण घूर्णकता का कारण उसके अणुओं में उपस्थित डिसिमेट्री है, यानी सिमेट्री न पाया जाना।
इसमें या यूँ कहें कि किरैलिटी है, किरैलता है। किरैलता एक शब्द आया। इस शब्द को केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग में किया और फिर उसका उपयोग कॉन नाम के वैज्ञानिक ने अणुओं की हैंडेडनेस व्यक्त करने के लिए किया। वास्तव में ये शब्द ग्रीक भाषा के कियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। यानी किरैलता जो शब्द है उसका अर्थ है हाथ रखना। जब कोई वस्तु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती तो उसे हम किरैल वस्तु कहते हैं। किरैल वस्तुओं में जैसे दोनों हाथ हैं हमारे, दायां और बायां हाथ, या दस्ताने हैं, या जूतों का जोड़ा है, वे एक दूसरे पर पूरी तरह से अध्यारोपित नहीं होते। अंग्रेजी के कुछ अक्षर जैसे PFJ ये सब हैं। यानी जो वस्तुएं अपने दर्पण प्रतिबिंबों पर अध्यारोपित नहीं होती उनको हम किरैल वस्तुएं कहते हैं। जैसे O अक्षर है तो O अक्षर पूरी तरह से अध्यारोपित हो जाता है दर्पण प्रतिबिंब पर, इसलिए ये A किरैल है। लेकिन F पूरी तरह से अध्यारोपित नहीं होता दर्पण प्रतिबिंब पर, क्योंकि F को जब आप इसका दर्पण प्रतिबिंब करेंगे, मिरर में देखेंगे इसकी इमेज, तो आपको इस टाइप का दिखाई देगा। अब इसे उठा के इस पर रखो तो ये पूरी तरह से नहीं ढकेगा इसको, यानी ये हुआ किरैल। यानी किरैल वस्तु एक ऐसी वस्तु है जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अनअध्यारोपित होती है, यानी दर्पण प्रतिबिंब को अध्यारोपित नहीं करती। ये किरैलिटी आती किसकी वजह से है? विषममिति के कारण आती है, असममिति के कारण आती है, एसिमेट्रिकनेस के कारण आती है। लीवेल और वान 't हॉफ ने कार्बनिक यौगिकों में भी असममिति होना बताया, क्योंकि कार्बन एक चतुष्फलकीय प्रकृति वाला तत्व है। अगर sp3 संकरित कार्बन परमाणु देखें तो उसमें 4 बंध पाए जाते हैं और ये चारों बंध 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर स्थित होते हैं। इसमें कभी कभी किरैलता पाई जाती है। ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं या परमाणु समूहों द्वारा जुड़ी होती हैं, ऐसे कार्बन को हम असममित कार्बन या किरैल कार्बन कहते हैं। तो इतना पढ़ लें आप लोग, और उसके बाद मैं आपको अगली चीज़ कल बताऊंगा।